हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टारगेट फॉर नॉलेज चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मैथ का बेसिक कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी दोस्तों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जब मैं आगे कोई वीडियो डालूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, चलते हैं आज के इस टॉपिक की ओर। हमारा है मैथ का बेसिक कॉन्सेप्ट। ये दोस्तों, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है तो आप मैथ आगे कैसे सीखेंगे। मैथ का बेसिक कॉन्सेप्ट जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए हम चलते हैं आप आज के वीडियो की ओर। तो यहाँ पर क्या लिखा है, डिजिट, अंक। जैसे कि हम पढ़ते हैं हिंदी में, क्या होते हैं, हमारे अक्षर होते हैं। तो एक से अधिक अक्षर जो होते हैं, मतलब वो अक्षर ही लिखे जाते हैं ना। तो यहाँ पर जो डिजिट है हमारी कितनी होती है, गणित में डिजिट होती है हमारी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 8, 9। कितनी डिजिट होती है हमारी, 10। हमारे गणित में कितने अंक होते हैं, 10 होते हैं। तो ये तो हो गई अंकों वाली बात, ये जानना जरूरी है। नेक्स्ट है हमारा नंबर। अब देखते हैं हिंदी में दो या दो से अधिक अक्षरों से मिलकर क्या बनता है, शब्द। तो इसी प्रकार दो या दो से अधिक अंकों से मिलकर क्या बनता है, हमारी संख्या बनती है, जिसको इंग्लिश में नंबर बोलते हैं। तो जैसे कि 1 और 2 को मिला दिया तो ये क्या हो गई, 12, जो कि एक बन गई हमारी संख्या। फिर देखो, मैंने 5 और 6 को मिला दिया तो ये क्या हो गया हमारा, ये 56 हो गए। तो इसमें कौन कौन से अंक मिले, 5 और 6। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, 56। ऐसे ही हमारे यहाँ कहाँ तक जाता है, इन्फिनिटी तक, अनंत तक ये हमारी संख्या बनती हुई चली जाती है। अब नेक्स्ट हमारा है, किसी संख्या का शून्य में गुणा किया जाए तो उसका गुणनफल सदैव शून्य ही रहता है। डेफिनेशन क्या है हमारी, यदि किसी संख्या का शून्य में गुणा किया जाए तो उसका गुणनफल सदैव शून्य ही रहता है। मान लिया संख्या हमारी हो गई 12, उसकी गुणा किस में करना है, शून्य में। तो हमारा कितना आएगा गुणनफल, शून्य आएगा। जैसे कि हमारी संख्या है 18 और गुणा किससे करनी है, शून्य से। तो आंसर हमारा क्या निकल के आएगा, शून्य। नेक्स्ट हमारा, शून्य में किसी संख्या से भाग दिया जाए तो उसका भागफल सदैव शून्य ही रहता है। क्या कह रहा है इसमें, डेफिनेशन है हमारी, शून्य में किसी संख्या से भाग दिया जाए तो उसका भागफल क्या रहता है, सदैव शून्य ही रहता है। तो ये हमारा शून्य हो गया। मान लिया मेरी संख्या हो गई यहाँ पर 5 अंक हो गया या संख्या हो गई 5, ठीक है। तो हमने भाग दे दिया तो यहाँ पर क्या आता है, सदैव शून्य आता है। तो आंसर हमारा क्या निकल के आया, शून्य। नेक्स्ट देखते हैं, शून्य में हम भाग देते हैं 18 का, तो आंसर क्या आता है, शून्य। थर्ड नंबर पे हमें यह जानना जरूरी है, यदि किसी संख्या को शून्य से भाग दिया जाए तो उसका मान सदैव इन्फिनिटिव प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, अपरिभाषित प्राप्त होता है। तो क्या बता रहा है इसमें, यदि किसी संख्या को, तो मान लिया संख्या हमारे पास कौन सी है, 18, ठीक। 18 हमारी क्या हो गई, एक नंबर हो गई। उसमें भाग किससे देना है, शून्य से। तो हमारा मान कितना आता है, इन्फिनिटिव आता है, ठीक। मान लिया संख्या हो गई हमारे पास 50, उसमें भाग दिया मैंने शून्य से, तो आंसर क्या निकल के आएगा, इन्फिनिटिव आएगा। तो दोस्तों, हम आशा कर रहे हैं कि आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो देखते हैं अगला नंबर हमें यह है कि हमें यह जानना जरूरी है कि किसी संख्या की घात यदि शून्य है तो उसका मान सदैव 1 होता है। मान लिया किसी संख्या की घात क्या है, शून्य है। तो संख्या हमारी कितनी हो गई, मान लिया 23 है, इसकी घात क्या है, 0 अर्थात शून्य। तो हमारा मान कितना आता है, 1 आता है। मान लिया a की घात 0 है तो कितना आएगा, 1 आएगा। b की घात 0 है तो कितना आएगा, 1 आएगा। 10 की घात 0 है तो उसका मान हमेशा 1 आएगा, 0 नहीं आएगा। याद रखना, कितना मान आता है, हमेशा 0, 1 मान आता है, उसका 0 नहीं आता है, ठीक है। यदि किसी संख्या की घात 0 हो, फिर चाहे 1000 हो, चाहे 10,000 हो, चाहे 1,00,000 हो, उसकी घात यदि 0 है तो उसका मान कितना निकल के आएगा, 1 आएगा।
तो दोस्तों देखते हैं अब आगे। यहाँ पर है किसी संख्या को स्वयं से भाग देने पर उसका मान सदैव एक ही प्राप्त होता है। क्या दिया है? यदि किसी संख्या को स्वयं से भाग दिया जाए, मतलब कि मान लिया संख्या हमारे पास कितनी हो गई 73, इसका भाग किससे दे दें 73 से, तो इसका मान कितना आएगा 1। यही डिफिनेशन ये बोल रही है कि किसी संख्या को स्वयं से भाग देने पर उसका मान सदैव एक ही रहता है। नेक्स्ट हमारा देख लेते, संख्या हमारी मान लिया हो गई 53 और भाग हमने किससे दे दिया 53 से, तो यहाँ पर हमारा जो भागफल आया वो कितना आया 1। चलते हैं नेक्स्ट, देख लेते हैं गुणा। अब गुणा वाला सिस्टम यहाँ पर यह है, जैसे कि प्लस इंटू प्लस क्या आता है प्लस, प्लस इंटू प्लस क्या आता है प्लस आता है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि 5 गुणे 4, ये संख्या कौन सी है धनात्मक है, प्लस की संख्याएं हैं, तो दोनों संख्याएं कौन सी हैं धनात्मक हैं। इसमें धन का निशान लगाओ या न लगाओ, तो यहाँ पर कितना आएगा 5 चक्कू 20 आएगा। अब देख लेते हैं माइनस मल्टीप्लाई माइनस कितना आता है प्लस आता है। यदि कोई संख्या ऋणात्मक है, मान लिया -3 और इंटू -4, तो इसका मान कितना आता है माइनस नहीं आता है, इसका मान आता है 12। कितना आता है 12, वो भी प्लस का, क्योंकि हम जानते हैं यदि माइनस और माइनस की गुणा होती है तो प्लस आता है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, -2 इंटू -5 इक्वल टू कितना आएगा 10 आएगा, ठीक, वो भी प्लस का। अब देख लेते हैं माइनस की यदि मल्टीप्लाई प्लस से होती है, माइनस की मल्टीप्लाई किससे होती है प्लस से, तो हमारा मान हमेशा आंसर कितने में आता है माइनस में आता है। कितने में आता है माइनस में आता है। मान लिया कितने हैं -5 हैं और गुणा करवा दे रहे हैं 8 से, ठीक, 8 प्लस का है, प्लस निशान लगाओ या ना लगाओ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया हमारा -5 है और इंटू 8 है, तो यहाँ पर कितना होगा -40। कितना होगा -40, क्योंकि हम जानते हैं माइनस और जब प्लस की गुणा होती है तो माइनस आता है। अब देख लेते हैं यदि प्लस और की गुणा माइनस से हो, यदि प्लस की गुणा माइनस से हो तो भी हमारा क्या आता है माइनस ही आता है। इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं, यदि गुणा कर ली 6, ये प्लस के हो गए और -5 हो गए, तो इसमें कितना आएगा -30 आएगा। कितना आएगा -30 आ गया। 2 प्लस के हैं 4 माइनस के हैं, कितना आएगा -8 आएगा। तो ये माइनस वाला समझ में आ गया आपको। अब देखते हैं यदि प्लस इंटू प्लस इंटू प्लस, क्या प्लस इंटू प्लस इंटू प्लस 3 वाला देख ले तो क्या आता है प्लस। जैसे कि एग्जांपल 2 इंटू 3 इंटू 4, तो कितना आएगा 2 3 6, 6 चक्कू 24, ये आया प्लस का। यदि माइनस गुणे माइनस और फिर गुणे माइनस हो तो कितना आता है माइनस आता है, याद रखना। जैसे कि -2 इंटू -6 इंटू -4, तो यहाँ पर कितना आएगा माइनस माइनस की गुणा कितना आएगा प्लस, फिर प्लस की गुणा माइनस से करोगे तो कितना आएगा माइनस, अर्थात आंसर हमारा कितने में आएगा माइनस में आएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं कि 2 छंग 12, 12 चौक 48, तो यहाँ पर कितना आएगा माइनस में आंसर आएगा वो भी 48। यदि गुणा हो माइनस इंटू प्लस तो क्या आंसर आएगा माइनस आएगा, ठीक है। जैसे कि -2 +3 और इंटू +4, 4 3 12 दूना 24, वो भी कैसा आएगा -24 आएगा, -24 आएगा। तो ये हमारा आंसर हुआ माइनस वाला, ठीक है। तो हमको ये समझ में आ गया होगा माइनस वाला और प्लस वाला, प्लस गुणे प्लस करते हैं तो प्लस आता है और माइनस गुणे माइनस करते हैं तो भी प्लस आता है। अब देखते हैं दोस्तों यहाँ पर जोड़ और घटाना। क्या देखते हैं जोड़ और घटाना। हमारी डेफिनेशन यहाँ पर कह रही है कि धनात्मक संख्याएं सदैव आपस में जुड़ती हैं, इसका चिन्ह धनात्मक ही रहता है। धनात्मक संख्याएं जैसे मान लिया कितनी है धनात्मक संख्याएं, +8 हो गया, +6 हो गया,
3 हो गया, तो आपस में ये क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। और निशान कौन सा रहता है, धनात्मक ही रहता है। 8 और 6 कितने होते हैं, 14 होते हैं, और 14 में 3 जोड़ दो 17 हो जाएंगे। निशान धनात्मक ही रहता है, ठीक है। जैसे कि 5 + 6 + 8, ठीक। तो ये कितना आएगा, जोड़ दो 19। अब यहाँ पर प्लस का निशान लगाओ या न लगाओ, लेकिन यहाँ पर चिन्ह जो रहता है हमेशा धनात्मक ही रहता है, अर्थात प्लस का रहता है। तो नेक्स्ट देखते हैं, इसमें ऋणात्मक संख्याएं भी सदैव जुड़ती हैं। क्या होती हैं, ऋणात्मक संख्याएं भी सदैव जुड़ती हैं, और इसका चिन्ह जो रहता है वो ऋणात्मक रहता है। कौन सा रहता है, ऋणात्मक रहता है। तो जैसे कि ऋणात्मक संख्या मान लिया -8 है, -3 है, -5 है, तो ये हमारी कौन सी संख्या होगी, ऋणात्मक। तो इसका जब इक्वल टू करेंगे इसको, जब हम जानते हैं कि ऋणात्मक संख्याएं आपस में क्या होती हैं, जुड़ती हैं, लेकिन चिन्ह जो रहता है वो ऋणात्मक ही रहता है, तो मैंने माइनस लगा लिया यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -8 और -3 कितने हो जाएंगे, 11, और फिर उसमें माइनस जोड़ देंगे, -5 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 16। तो यहाँ पर कितने आ गए, ऋणात्मक, ऋणात्मक मतलब -16 यहाँ पर आ गए। -5 है और -20 है, तो कितना आएगा, -25। जुड़ तो जाती हैं, लेकिन निशान जो रहता है वो ऋणात्मक रहता है। अब देखते हैं सेकंड हमारा है यहाँ पर, धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं आपस में घट जाती हैं। क्या होता है, धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं जब होती हैं आपस में, तो वो क्या हो जाती हैं, घट जाती हैं, और चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का लगाया जाता है। जो भी बड़ी संख्या होगी, चाहे माइनस की बड़ी हो तो उसका चिन्ह लगाया जाएगा, और प्लस की बड़ी होगी तो प्लस वाला चिन्ह लगाया। जैसे कि -30 है और प्लस के 25 हैं, तो निशान कौन सा लगेगा, यहाँ पर देखो 25 छोटा है और 30 बड़ा है, तो यहाँ पर निशान लगेगा माइनस वाला, क्योंकि 30 बड़ा है। तो यहाँ पर घट जाती हैं, तो 30 से 25 चले गए तो कितना आएगा, 5। अब देख लेते हैं एग्जाम्पल, और एक देख लेते हैं, 50 है और -30 है, तो कौन सा ज़्यादा है, 50, प्लस वाला ज़्यादा है, तो यहाँ पर निशान प्लस वाला आएगा। और यहाँ पर घटा दो तो कितना आ जाएगा, 20। कितना आ जाएगा, 20, ठीक। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, जैसे कि -5 हैं प्लस के 25 हैं, तो कितना आएगा, ज़्यादा है प्लस वाला, निशान का कौन सा आएगा, प्लस का आएगा। और फिर बचेंगे कितने, 25 से 5 चले गए 20। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। अब देख लेते हैं आप थोड़ा भाग वाला सिस्टम। भाग वाला क्या है, यहाँ पर यदि अंश और हर के चिन्ह समान हो, यदि अंश और हर के चिन्ह समान हो तो धनात्मक मान प्राप्त होता है, और यदि अंश और हर के चिन्ह असमान हो तो ऋणात्मक मान प्राप्त होता है। अब देख लेते हैं, जैसे कि अंश भी प्लस है, हर भी प्लस है, तो क्या आएगा, अंश भी प्लस है और हर भी प्लस है, तो यहाँ पर कितना आएगा, प्लस में मान आएगा। जैसे कि यहाँ पर देख लेते हैं 8/8, 8/8, ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो यहाँ पर कितना आएगा, प्लस में आंसर आएगा, +1 आएगा, ठीक है। और यदि समान चिन्ह हो, जैसे कि -8 हो और बट्टे में भी -8 हो, तो कितना आएगा, प्लस आएगा। ऐसे काट दिया, इसको भाग दे दिया, तो यहाँ पर कितना आएगा, प्लस में आंसर आएगा। यदि चिन्ह समान हो अंश और हर के, तो हमेशा आंसर प्लस में आता है, इतना ध्यान रखना है। और यदि चिन्ह आसमान हो, जैसे कि +8 और -8, तो यहाँ पर हमेशा मान किसने में आएगा, मान यहाँ पर हमेशा ऋणात्मक होगा। यदि असमान हो, जैसे कि -12 और प्लस के 3 है, तो यहाँ पर हमेशा मान किस में आएगा, माइनस में आएगा, तो यहाँ पर कितने आएंगे, 4, ठीक है। तो ये तो प्लस और माइनस वाला समझ में आ गया होगा, अंश और हर वाला सिस्टम। देखते हैं आगे क्या है हमारा, चर राशियाँ। चर राशियों को देखते हैं, वे राशियाँ जिनका मान बदलता रहता है अर्थात निश्चित नहीं होता है, वे चर राशियाँ कहलाती हैं। अब यहाँ पर हमारी चर राशियाँ जो हैं, ए से लेकर A, B, C और D, ये जितनी भी राशियाँ हमारी कौन सी राशियाँ हैं, चर राशियाँ हैं। इनका मान हमेशा बदलता रहता है। जैसे कि A = 5 भी हो सकता है, A = 3 भी हो सकता है, X = 2 भी हो सकता है, X =
5 भी हो सकता है। तो इनका मान निश्चित नहीं होता अर्थात बदलता रहता है। वे राशियाँ जिनका मान निश्चित नहीं होता है, बदलता रहता है, वे राशियाँ कौन सी कहलाती हैं? चर राशियाँ। आप देख लेते हैं अचर राशियाँ। अचर राशियाँ इसका ठीक अपोजिट होता है। यहाँ पर वे राशियाँ जिनका मान क्या होता है? निश्चित होता है अर्थात कभी नहीं बदलता है, वे अचर राशियाँ कहलाती हैं। जैसे जितनी हमारी संख्या होती हैं 1 से लेकर जितनी भी, वो हमारी कौन सी संख्याएँ होती हैं? इन्फिनिटी तक होती हैं। जितनी भी संख्या होती हैं वो हमारी सब अचर राशियाँ होती हैं, क्योंकि 1 का मान हमेशा 1 ही रहता है, 2 का मान हमेशा 2 ही रहता है, 3 का मान हमेशा 3 ही रहता है। तो अर्थात वे राशियाँ जिनका मान निश्चित होता है अर्थात बदलता भी नहीं है, तो वे राशियाँ कौन सी कहलाती हैं? अचर राशियाँ। अब देखते हैं चर और अचर राशियों का कुछ जोड़ और घटाव भी देख लेते हैं। लिखा है समान प्रकार की चर राशियों को आपस में जोड़ा या घटाया जा सकता है। जैसे समान प्रकार की चर राशियाँ हैं तो उनको क्या आपस में जोड़ा और घटाया जा सकता है। समान प्रकार वाला एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे a + 2a बराबर क्या हो जाएगा? 3a। ये भी समान प्रकार की राशि है, चर राशि है, और ये भी समान, ये है a, ये है 2a, तो यहाँ पर कितना होगा? 3a। देख लेते हैं 3x + 5x, ये दोनों दिख रहे हैं समान, तो यहाँ पर कितना होगा? 8x। ये हो गई हमारी समान प्रकार की। ठीक, अब देख रहे हैं लेकिन असमान प्रकार की चर राशियों को आपस में जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता है। क्या कह रहा है कि असमान प्रकार की जो चर राशियाँ होती हैं उनको आपस में जोड़ा घटाया नहीं जा सकता है, उनको सिर्फ ऐसे ही लिख दिया जाता है। जैसे कि a है और प्लस में b है, तो क्या होगा? ये जोड़े या घटाए नहीं जा सकते हैं, तो इनको आपस में आंसर इसका क्या होगा? a और प्लस b, a + b, वही लिख दिया जाता है। x है + 5y है, तो ये असमान प्रकार की राशि हैं, तो यहाँ पर क्या उतार देंगे? वही x + 5y। ये कौन सी राशि हो गई हमारी? असमान प्रकार की ये चर राशियाँ हैं, तो इनको आपस में जोड़ा घटाया नहीं जा सकता है। असमान प्रकार की चर राशियों का गुणा और भाग भी नहीं हो सकता है। क्या कह रहा है? जो असमान प्रकार की चर राशियाँ होती हैं उनका गुणा भाग भी नहीं हो सकता है। जैसे कि असमान प्रकार की चर राशि, जैसे कि x हो गई एक, इसका गुणा करवा दो y से, तो यहाँ पर क्या आएगा? x × y, x × y, और x अपान में क्या होगा? y, तो इसका आंसर कितना आएगा? x अपान y। ये कौन सी हैं? असमान प्रकार की चर राशि, इनका गुणा भाग भी नहीं हो सकता, वैसे ही लिख दिया जाता है। जबकि क्या लिखा है? जब चर राशियाँ जो समान प्रकार की होती हैं उनका गुणा और भाग दोनों संभव है, उनका गुणा और भाग दोनों संभव है। जैसे कि x समान प्रकार की हो गई, सेकंड में क्या हो गई? y समान x और x दोनों हो गई, इनकी गुणा संभव है। एक पावर ये तो क्या हो गई? 2 पावर। तो इसका निम्न प्रकार से, सबसे पहले इसमें नोट्स एक देख लेते हैं। समान प्रकार की चर राशियों का गुणा निम्न प्रकार से किया जाता है। तो नोट इसमें है कि जब आधार समान हो तब घातें क्या होती हैं? जुड़ती हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या हो गया? a की घात 5 + a की घात 6, तो ये इसमें क्या होगा? ये हो गई हमारी घातें। ठीक, ये क्या हो गई? हमारी घातें हो गई, और ये हमारे क्या हो गए? आधार, जिनको हम क्या बोलते हैं? बेस। तो ये हमारा हो गया आधार यहाँ पर। तो जब बताया कि आधार क्या हो, आधार क्या हो यहाँ पर, जब आधार समान हो तो घातें क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती हैं। तो आधार ये लिख लिया, और 5 और 6 कितने हो गए? 11। यदि लिखा हो a की घात x × a की घात y लिखा हो, तो यहाँ पर आधार जब समान होते हैं तो घातें क्या हो जाती हैं? आपस में ऐड हो जाती हैं, तो इसका गुणा ये हो जाएगा। यदि लिखा हो x की घात 3 और x लिखा हो, तो यहाँ पर क्या हो जाए? ये 3 है और ये 1 है, तो यहाँ पर कितना आएगा आंसर? 3 और 1 4। जब आधार समान होता है तब घातें जुड़ जाती हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा, और बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ हमने यहाँ तक आपको बताया। आगे भी हम बताएंगे कुछ और चीज़ें जो तुम्हें आनी चाहिए। गणित आने से पहले उसको
समझना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें। वीडियो अगर हमारा पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि नोटिफिकेशन की कोई भी दिक्कत ना हो। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले बेसिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।